हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने जो पिछला जो टॉपिक शेष रह गया था उसके ऊपर बात करने के लिए। अब देखते हैं, हमने जो पिछला हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो था हमारा क्या, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और वो क्या क्या जानकारी देखी थी हमने, तो एक तो हमने थार के मरुस्थल के विस्तार के बारे में और उसका जो थार का मरुस्थल है ये कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। इससे आगे हम आज बात करते हैं, तो अगला हमारा जो आज का बिंदु है वो होगा थार के मरुस्थल की विशेषताएं। क्या होगा दोस्तों? थार के मरुस्थल की विशेषताएं। अब देखिए, थार के मरुस्थल की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो जो थार का मरुस्थल है हमारा, इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो वो बांट सकते हैं 3 भागों में। पहला, विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में जो हमारा थार का मरुस्थल है इसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। थार के संदर्भ में विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में विशेषताएं। इसकी बात करते हैं तो थार के मरुस्थल की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो थार के मरुस्थल को विशेषताओं के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो बांट सकते हैं दोस्तों कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है हमारा विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं। उसके बाद में दूसरा, भारत के संदर्भ में हमारे थार के मरुस्थल की विशेषताएं। और तीसरा है हमारा राजस्थान के संदर्भ में जो थार के मरुस्थल की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में, तो हमने थोड़ी सी जानकारी ये प्राप्त कर ली थी कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का भाग है। हमारा जो थार का मरुस्थल है विश्व के संदर्भ में हमने इसकी एक जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली क्लास में कि जो हमारा थार का मरुस्थल है ये किसका भाग माना जाता है, तो ये माना जाता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। और पिछली क्लास में हम इसके बारे में ये भी बात कर चुके थे कि ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल क्या होता है। अब जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल है इसको हमारे भारत के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। भारत के अंतर्गत जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल है इसको भारत के अंतर्गत किसके नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। इसके बाद में यदि हम एक और जानकारी की बात करते हैं तो जो थार का मरुस्थल है यह विश्व में क्या, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो वो रखता है 17वां स्थान। कौन सा स्थान रखता है? जो हमारा थार का मरुस्थल है विश्व के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो अपना कौन सा स्थान रखता है, तो वो रखता है 17वां स्थान। ये हुई अपने किसकी? क्षेत्रफल की बात। इसके बारे में यदि हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल है विश्व के संदर्भ में विश्व में सर्वाधिक जो धनी जो मरुस्थल प्रदेश है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। यदि ऑल ओवर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो हमारा थार का मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक क्या है? धनी मरुस्थल माना जाता है। अब विश्व में कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक धनी। धनी से मतलब
आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन सब में जो हमारा थार का मरुस्थल है क्या है, एक धनी मरुस्थल माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए जो थार का मरुस्थल है इसमें हमारे में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है 2 प्रकार की जलवायु। एक पाई जाती है शुष्क और दूसरी पाई जाती है अर्ध शुष्क। कौन सी पाई जाती है? अर्ध शुष्क। अब देखिए शुष्क जो हमारा जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं? एक तो हमारे सौर ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के। इसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा थार का मरुस्थल है इसके अंतर्गत एक क्षेत्र कपूर्डी जालिपा बीकानेर का, वहां पर क्या पाए जाते हैं? कोयले के अवशेष पाए जाते हैं। कोयले के जो भंडार पाए जाते हैं लिग्नाइट कोयले के, वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे थार के मरुस्थल में। और क्षेत्र की बात करते हैं तो बीकानेर का कौन सा स्थान है? कपूर्डी जालिपा। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं बाड़मेर का एक सब बेसिन है जिसको कहा जाता है सांचौर बेसिन। कौन सा? सांचौर बेसिन में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पेट्रोलियम के। किसके? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और जैसलमेर में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैसों के। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक जो धनी प्रदेश माना जाता है, जो मरुस्थल माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? थार का मरुस्थल। अन्य किसी अगर विश्व के मरुस्थल की बात करते हैं तो उसमें इतनी सुविधाएं आर्थिक दृष्टि से नहीं पाई जाती। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो पहले विश्व के संदर्भ में क्या विशेषता है कि जो थार का मरुस्थल है ये आर्कटिक महान मरुस्थल का क्या है? भाग है। उसके बाद में बात करते हैं जो थार का ये अपना ग्रेट पैलियो जो आर्कटिक महान मरुस्थल है, इसे भारत में किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो ये कौन सा स्थान रखता है? तो वो रखता है हमारा 17वां स्थान। और विश्व में सर्वाधिक जो धनी मरुस्थल प्रदेश है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसके बाद में बात करते हैं विश्व में एकमात्र मरुस्थल जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? जनसंख्या। हमारा जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? जनसंख्या। अब जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है थार के मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है थार का मरुस्थल। और जनसंख्या के बाद में हम बात करते हैं जन घनत्व की। जन घनत्व की विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला यदि हम मरुस्थल की बात करते हैं तो वो कौन सा हमारे सामने निकल कर आता है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? थार का मरुस्थल। अब ये सभी बातें होती हैं हमारे विश्व के संदर्भ में जो थार के मरुस्थल की क्या है? विशेषताएं पाई जाती हैं। एक बार दोबारा फिर से देखो, विश्व के संदर्भ में यदि हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल सबसे पहले ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का भाग माना जाता है। और ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल को भारत में किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। उसके बाद में क्षेत्रफल की यदि हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारा थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो वो रखता है दोस्तों हमारा कौन सा? 17वां स्थान। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी विशेषता के बारे में। तो विश्व में सर्वाधिक जो धनी मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा थार का मरुस्थल। इसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत। जन घनत्व की यदि हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो जन घनत्व देखा जाता है मरुस्थलों के दृष्टिकोण से, तो कौन से मरुस्थल में देखा जाता है? वो देखा जाता है हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत। अब यहां तक किसी को कोई परेशानी? सभी क्लियर? अब इससे आगे हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ के अंतर्गत थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। किसके संदर्भ में बात करते हैं? अब देखते हैं दोस्तों हम भारत के संदर्भ में
जो थार के मरुस्थल की विशेषताएं पाई जाती हैं। हम एक एक बिंदुओं को नोट करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। अब हम बात करें किसके बारे में दोस्तों, हमारे भारत के संदर्भ में। किसके बारे में, भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में यदि हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जो भारत की सर्व प्रमुख, जो इसके भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषता पाई जाती है, तो वो ये पाई जाती है कि जो भारतीय हमारा उपमहाद्वीप है, क्या दोस्तों, हमारे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का जो आकर्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे थार के मरुस्थल के द्वारा। देखिए, जैसे ये हुआ हमारा क्या, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, ये है हमारा कौन सा, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों, तो ये है हमारा कौन सा, थार का मरुस्थल। और भारत के संदर्भ में यदि हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यह कंप्लीट जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को क्या करता है, मानसून को आकर्षित करता है। अब मानसून को आकर्षित करने में थार के मरुस्थल की क्या भूमिका होती है और किस तरीके से ये जो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिम जो मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है, उसमें जो सर्व प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है दोस्तों हमारे थार के मरुस्थल की। अब वो किस प्रकार से होती है, देखिए, आइए देखते हैं। देखो, ये है हमारा क्या, थार का मरुस्थल। अब जो थार का मरुस्थल है, ग्रीष्म काल की यदि हम बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में एक महीना आता है जिसको कहते हैं जून जुलाई। जून जुलाई के अंतर्गत हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके अंतर्गत क्या देखी जाती है, वर्षा देखी जाती है। वर्षा की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, जून जुलाई माह के अंतर्गत। अब देखिए, जून जुलाई माह के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करते हैं तो कर्क रेखा पर 21 जून के दिन, कब, 21 जून के दिन सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब 21 जून की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक मरुस्थल देखते हैं जिसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल में हमें राजस्थान की बात करते हैं तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, एक कौन सा, डूंगरपुर। इन दो जिलों से होकर हमारे राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। और हम बात करते हैं तो हमारा जो थार का मरुस्थल है, इसके अंतर्गत जब कर्क रेखा होकर गुजरती है तो यहाँ भी सूर्य किरणें कैसी पड़ेंगी, सीधी पड़ती हैं। और जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो ये ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ पर निम्न वायु दाब क्या होता है, विकसित हो जाता है। देखिए, जब सूर्य किरणें ग्रीष्म ऋतु में हमारे थार के मरुस्थल में सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर निम्न वायु का दाब क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। कौन सा दाब विकसित होता है, तो वो होता है कौन सा, निम्न वायु का दबाव, निम्न वायु दाब विकसित होता है। और जब यहाँ पर निम्न वायु का दबाव विकसित हो जाता है तो जैसे निम्न वायु का दाब होगा तो अन्य किसी दूसरी जगह से उस निम्न वायु के दाब को भरने के लिए क्या आती हैं, पवनें चलती हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो ये हुआ हमारा कौन सा क्षेत्र है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ये हुआ हमारा कौन से गोलार्ध की बात, उत्तरी गोलार्ध की बात। और महीने की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा, जून जुलाई का महीना, क्योंकि जून जुलाई के महीने में हमारे भारत के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत काफी मात्रा में क्या देखी जाती है, ग्रीष्म काल देखा जाता है। और ग्रीष्म काल के बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात करते हैं तो वहां सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय पे क्या होता है,
जैसे हमारे उत्तरी गोलार्ध में कौन सा काल होता है, ग्रीष्म काल। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक काल होता है जिसका नाम है शीतकाल। कौन सा, शीत काल। अब देखिए यहाँ पर तो कौन सा दाब है, यहाँ पर वायु का दबाव है कौन सा, निम्न वायु दाब। और दक्षिणी गोलार्ध में जो दाब है वो कौन सा है, शीतकाल का मतलब क्या हुआ, उच्च वायु दाब। कौन सा, उच्च वायु दाब। अब हम बात करते हैं हमारा जो भारत का भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर निम्न वायु दाब, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा वायु दाब देखा जाता है, तो वो देखा जाता है हमारा उच्च वायु दाब। अब यहाँ पर निम्न वायु दाब है तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, उच्च वायु दाब से यहाँ से पवनें चलना क्या होती है, प्रारंभ हो जाती हैं। क्यों होती हैं दोस्तों, क्योंकि उच्च वायु दाब से पवनें चलेंगी और निम्न वायु दाब उनको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब ग्रीष्म काल में जब ये पवनें अरब सागर हिंद महासागर के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ से आर्द्रता को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। किसको ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद में जब ये मानसून यहाँ से होकर गुजरता है तो इसको कहा जाता है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। इसी प्रकार जब ये मानसून हमारी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है तो इसको कहा जाता है कौन सा मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून। अब जब दोस्तों ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है तो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु का दाब क्या है, विकसित हो गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है हमारे थार के मरुस्थल के द्वारा। तो ये है दोस्तों हमारे भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषता। क्या होता है, ग्रीष्म काल में जो थार का मरुस्थल है इसके अंतर्गत निम्न वायु का दाब विकसित होता है। और जब यहाँ पर निम्न वायु का दाब विकसित होता है तो अन्य किसी उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से यहाँ के लिए पवनें क्या होंगी, आकर्षित होंगी। और ग्रीष्म काल में जब हमारे हिंद महासागर से पवनें आकर्षित होंगी तो हिंद महासागर से होते हुए जब वो पवनें आएंगी तो क्या दोस्तों, वो आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। और जब आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत भारी मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। तो ये तो हुई हमारे भारत के संदर्भ में किसकी विशेषता, थार के मरुस्थल की विशेषता। क्या है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को जो आकर्षित करने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे थार के मरुस्थल के द्वारा। अब इससे आगे हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या विशेषता पाई जाती है। इन सभी को एक एक करके हम सिस्टमैटिक तरीके से बिंदु वाइज नोट करेंगे। एक बार समझ लेते हैं तीनों बिंदुओं को, थार के मरुस्थल की विशेषताओं को। पहला हमने विश्व के संदर्भ में बात कर ली, उसके बाद में भारत के संदर्भ में, और अब हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में यदि हम थार के मरुस्थल की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था कि कंप्लीट ऑल ओवर राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा, थार का मरुस्थल। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, राजस्थान के संदर्भ में यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे पहले तो क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। इसके बाद में जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है तो वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है थार के मरुस्थल के अंतर्गत। लगभग कितनी पाई जाती है, 40 से 41% जो जनसंख्या है हमारे राजस्थान की वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में एक और विशेषता की बात करते हैं तो न्यूनतम जनघनत्व वाला क्या है, ये भौतिक प्रदेश कौन सा है। राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो सबसे कम जो जन घनत्व देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, तो वो देखा जाता है हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत।
अब ये हुई दोस्तों हमारे थार के मरुस्थल की कंप्लीट विशेषताओं के बारे में। पहले हमने देखा था विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषता, उसके बाद में हमने देखा था भारतीय संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषता, और अब हमने देखा राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। अब हम इन सभी को एक एक करके सिस्टेमेटिक तरीके से नोट करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ। सबसे पहले हेडिंग जमाओ, थार के मरुस्थल की विशेषता। हेडिंग क्या लगाओगे? थार के मरुस्थल की विशेषताएं। और इसमें लिखो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो इसमें लिखो थार के मरुस्थल को विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। थार के मरुस्थल को विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। अब देखिए विश्व के संदर्भ की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्किटेक्ट महान मरुस्थल का भाग माना जाता है। इसे किसको दोस्तों? ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल को भारत में थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को और ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल को भारत में किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। इसके बाद में बात करते हैं थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 17वां स्थान रखता है। इसके बाद में अगली हम बात करते हैं यह विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक जो धनी मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? थार का
मरुस्थल। इसके बाद में अगली विशेषता की बात करते हैं, तो वो देखी थी हमने दोस्तों कौन सी, यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है। तो ये हुई दोस्तों विश्व के संदर्भ में हमारे थार के मरुस्थल की विशेषताएं। किसके संदर्भ में दोस्तों, तो वो हुई हमारे विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो देखते हैं भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। पहला देखा था विश्व के संदर्भ में, अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में यदि हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करते हैं, तो हमने देखा था यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है एवं ऋतु चक्र को नियमित करता है। क्या होता है दोस्तों कि भारतीय मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है एवं जो ऋतु चक्र उसको क्या करता है, नियमित करता है। इसके बाद में यह ग्रीष्म काल में निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित करता है, जिससे यहाँ मानसून आकर्षित होता है। यह ग्रीष्म काल में निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित करता है, जिससे यहाँ इसके बीच में थोड़ा रुको, जिससे यहाँ एक लाइन और लिखो, यहाँ पर जिससे यहाँ ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून आकर्षित होता है। क्या होता है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, हमारे
यहाँ पर भारत की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में विशेषताओं की। किसके संदर्भ में बात करते हैं, तो वो करते हैं अब हम किसके संदर्भ में, नंबर 3 है हमारा राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता इसकी क्या दोस्तों, यह है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या 40 से 41% तक निवास करती है। यहाँ पर राजस्थान की 40 से 41% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल राजस्थान में न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व रखने वाला न्यूनतम जनघनत्व रखने वाला क्या है दोस्तों, भौतिक प्रदेश। कौन सा, भौतिक प्रदेश है। तो ये हुई हमारे थार के मरुस्थल की कंप्लीट विशेषताओं की जानकारी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के एक वर्गीकरण की और उसके बाद में उसके शब्दावली की। तो यहाँ तक देखो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे और इससे आगे हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए जितना हो सके भरपूर मात्रा में शेयर भी करें, जिससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ी हमें एनर्जी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।